एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। हम कर रहे हैं एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि BFUHS में ही आते हैं। उसमें इंटेलेक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं कर रहे बिकॉज वो करने का कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट तो आपको खुद भी पता होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस का आपको मेरे से PDF लेना है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं उससे अच्छा आपको PDF लेना है। ये क्वेश्चंस मैं अलग करवाती हूँ, PDF में क्वेश्चंस ऐसे ही सेम अलग है। मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चंस वीडियो में नहीं करा सकती, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनक्लिक्स बेस्ड ही। अगर आपको मेरे से वो एनक्लिक्स बेस्ड MCQs का PDF लेना है तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं, और गोल्डन पॉइंटर्स भी आप मेरे से बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की थ्योरी नहीं रेडी हुई है अभी तक तो वो मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले ले। मैंने BFHS की ओरिएंटेड ही उसमें गोल्डन पॉइंटर्स लिखे हैं, जिसमें 200+ गोल्डन पॉइंटर्स है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं BFHS में। आप जब लोगे पढ़ोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा, वो रिपीटेड है सारे। ठीक है, अगर आप PDF लोगे तो वो पड़ेगा 199 का, और गोल्डन पॉइंट है 99 के। बहुत ही मिनिमल और अफोर्डेबल प्राइस है। बट अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको ऑफर में 249 रुपीज़ का PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे। साथ ही 249 वाले पैक के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि BFHS में रिपीटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या फिर कोलोस्टमी बैग हो गया, और कोलोस्टमी फॉर्मेशन हो गया, ये टॉपिक्स के इजी लैंग्वेज में नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं आपको वो भी मिल जाएंगे ईजिली पढ़ने के लिए, क्योंकि वो रिपीटेड है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर आपको ये सब बाय करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरे से वहाँ आके बाय कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अपना जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी सीधा डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। The client with pneumonia develops mild constipation and the nurse administered docusate sodium has ordered this drug work as। docusate sodium जो हमने दी है एक पेशेंट को, निमोनिया वाला पेशेंट है और उसे माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो जो ये ड्रग है डॉक्यूसेट, ये किस चीज़ में वर्क करती है? सॉफ्ट करती है स्टूल को, लुब्रिकेट करती है स्टूल को, इंक्रीज स्टूल बल्क, या फिर स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जब 900 वाली पोस्ट आई थी। ठीक है, तो क्या करती है जो ये ड्रग होती है, ये क्या करती है? सबसे पहले ये स्टूल को क्या करती है? सॉफ्ट करती है। ठीक है, क्या एक्ट करती है? स्टूल को सॉफ्ट करेगी। क्या करेगी? वहाँ पे फ्लूइड एंड जो फैट होता है, फैटी सब्सटेंस होते हैं, उनको एंटर करने देती है स्टूल में। ठीक है, ये क्या करेगी? फ्लूइड और फैटी सब्सटेंस को एंटर करेगी स्टूल में। स्टूल में एंटर जब हो जाएंगे तो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी माइल्ड वो रिलीव होगी और वो इवैक्यूएट कर पाएगा। ठीक है, डॉक्यूसेट सोडियम का क्या रोल होता है? सॉफ्टनिंग द स्टूल, लुब्रिकेट, इंक्रीज स्टूल बल्क, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। देखो, अगर आपको ऐसा कोई ड्रग लिखता होता है ना, तो आप एक नोट्स की कॉपी में ना सेंटर वाले पेज में ड्रग्स लिख लिया करो, उसके सामने ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका साइड इफेक्ट जो मैं बताती हूँ ड्रग, उसको ऐड कर लिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा? आप इजीली पढ़ पाओगे, एक ही जगह पे लिखी होंगी सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ प्राइमरी पैरा हु इज डिलीवर्ड हर बेबी येस्टरडे हैज चूजन टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसिडर्ड अनयूजुअल फॉर द क्लाइंट एट दिस पॉइंट ऑफ पोस्टपार्टम। देखो, एक प्राइमरी पैरा है, ठीक है, उसने अभी कल ही अपने बच्चे को जन्म दिया है और अभी आज वो ब्रेस्ट फीड कर रही है। ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कि अनयूजुअल होगी, मतलब वो नहीं होनी चाहिए थी, इस क्लाइंट में देखने को मिलेगी पोस्टपार्टम वाले पीरियड में? मिल्क प्रोडक्शन, डायफोरेसिस, कॉन्स्टिपेशन, डायूरेसिस। देखो, ये आ गया आपको ट्रिकी क्वेश्चन। आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि आई थिंक कॉन्स्टिपेशन ही देखने को, कॉन्स्टिपेशन सेकेंड डे पे तो देखने को नहीं मिल सकती, या फिर सोच रहे होंगे डायफोरेसिस मतलब वो उसका BP फ्लक्चुएट कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। नो, सबसे देखना, आप शॉक हो जाओगे आंसर देख के। दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। अगर सेकेंड डे पे मदर के मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज अनयूजुअल फॉर द क्लाइंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 डेज में मिल्क नहीं आता। क्या आता है? सुना है इसका नाम? क्लोस्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट मिल्क इज नॉट क्लोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क हम बोलते हैं ना। मिल्क प्रोडक्शन जो होती है वो 3rd डे के बाद स्टार्ट होती है, और जो फर्स्ट 3 डेज में क्या देखने को मिलता है? क्लोस्ट्रम, जिसको बोलते हैं ना, आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, पानी हम नहीं पिलाएंगे, बट ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर उस मदर में सेकेंड डे पे ही मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, सो दैट इज़ अनयूजुअल फॉर द क्लाइंट। तो ये फाइंडिंग जो है हम लिखेंगे, फिजिशियन को भी बताएंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है
है वो नॉर्मल है, बिकॉज 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन ही मदर रहती है, उसको डायफोरेसिस, कॉन्स्टिपेशन, डायूरेसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन इसलिए रहती है बिकॉज उसकी एपिजियोटमी हुई होती है, अगर वो वैक्यूएट करने जाती है तो उसको पेन होती है, इसलिए वो छोड़ देती है, वैक्यूएट ही नहीं करती। डायफोरेसिस क्यों होता है? बिकॉज ब्लड लॉस हो रखा होता है इसलिए, और डायूरेसिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है मल्टीग्रेविडा क्लाइंट इन एक्टिव लेबर एट टर्म सडनली सिट्स अप एंड से आई कांट ब्रीथ, माई चेस्ट हर्ट रियली बैड, द क्लाइंट स्किन बिगिंस टू टर्न डस्की ग्रे कलर, आफ्टर कॉलिंग फॉर असिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट। सो एक एक्टिव लेबर, लैट पढ़ा था ना हमने, लैट, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज, ठीक है, ये उसमें आता है जब हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर करते हैं उसमें आता है। सो एक्टिव स्टेज में ही हम पार्टोग्राफ पढ़ते हैं। तो काफ़ी कुछ बता रही हूँ, इस टाइम आप लिख लिया करो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आप वो भी देख लो, ताकि आपको हर एक चीज़ का प्रॉपरली बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक क्लियर करती हूँ। सो मैंने पहले भी जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको बता रखा होगा कि लैट होता है एक्टिव स्टेज में, जो है वो मदर है और वो एकदम से बैठ जाती है लेबर के टाइम पे और कहती है कि मेरे से सांस नहीं ली जा रही, मेरी जो चेस्ट है वो हर्ट हो रही है बहुत बुरी तरह से। और नर्स क्या ऑब्जर्व करती है कि जो क्लाइंट की स्किन है वो डस्की ग्रे कलर की होने लग गई है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, बिगिन करेगी सीपीआर, एडमिनिस्टर करेगी इंट्रावेनस ऑक्सीटोसिन या ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर इंट्रावेनस फिब्रिनोजन। सो इस टाइम पे पेशेंट क्या जा रहा है, पेशेंट का क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो में भी अगर उसकी स्किन जो है डस्की ग्रे कलर की हो रही है, चेस्ट हर्ट कर रही है, तो देयर इज़ अ चांसेस तो कि उसको एमनियोटिक एम्बोलाई बना है। एमनियोटिक एम्बोलाई मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका एम्बोलाई जो है वो पल्मोनरी सिस्टम में चला गया है। सबसे पहले हम उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसकी एम्बोलाई का सोचेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर एम्बोलाई पल्मोनरी में चले गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन करेगा। और उसको जब सांस, सबसे पहले उसने यही लाइन बोली है, कांट ब्रीद, ब्रीद मतलब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो इसीलिए हमने फटाफट क्या करना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है। सबसे नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें सीपीआर नहीं देना अभी, क्योंकि पेशेंट बोल पा रहा है। सीपीआर तब देते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। उसके बाद जो भी हमें फिजिशियन ऑर्डर करेगा करने के लिए हम वही करेंगे। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि उसकी लाइन क्या बोली है, उस हिसाब से उसकी इंटरवेंशन जाएगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज रिव्यूइंग द चार्ट ऑफ 55-year-old मेल क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर लंबर लैमिनेक्टमी, द नर्स शुड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू सर्जन। तो एक नर्स है, रिव्यू कर रही है चार्ट, 55 ईयर्स का मेल पेशेंट है, ठीक है, उसकी लंबर लैमिनेक्टमी होनी है। लैमिना क्या होता है? लैमिना मतलब उस पार्ट ऑफ वर्टिब्रा का हमने निकालना है उसका, ठीक है, लंबर रीजन में से, ताकि जो उसका जो स्पेस है वो खाली करना है, लैमिनेक्टमी वो निकाल देना है, ठीक है। लैमिना जो पार्ट होता है वर्टिब्रा में। सो द नर्स रिपोर्ट, कौन सा सर्जन को क्या चीज़ रिपोर्ट करेगी? पिंपल ऑन द लोअर बैक, एब्नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हेयरिंग एड, एलर्जी टू आयोडीन। सो सबसे पहले देखो कहाँ हो रही है, लंबर रीजन में, मतलब बैक के एरिया में उसका जो है लैमिनेक्टमी। वर्टिब्रस तो बैक में ही होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड बैक में होती है। सो जब पेशेंट के वहाँ पे पिंपल देखने को मिलेगा तो हम ये पेशेंट को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखो पिंपल है, सो देयर इज चांसेस कि तुम जब लैमिनेक्टमी करो तो अंदर इन्फेक्शन उसी टाइम ही हो जाए, क्योंकि पिंपल उस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तुम सर्जरी करोगे, लैमिनेक्टमी करोगे तो ऑलरेडी उसके वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, पिंपल हो रखा है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और लैमिनेक्टमी एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ एन स्पाइनल कॉर्ड, अगर गया तो पेशेंट का नर्व डैमेज सबसे ज़्यादा करेगा इन्फेक्शन। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ऑलरेडी फिजिशियन को पता होगा, क्योंकि जिसने सर्जरी करनी होती है वो सब चेक करता है पेशेंट से। हेयरिंग एड के भी बारे में, एलर्जी के बारे में भी हम एक फॉर्म भरवाते हैं ना, सर्जरी से पहले पता चल जाता है। पर सडनली अगर हमें उसकी पिंपल देखने को मिल रहा है तो हमें ये सर्जन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Next है, the nurse is assessing a client nutritional status preoperatively. Which of the following observation would indicate poor nutrition in 5'7" female client who is 21 years of age? 21 ईयर की फीमेल क्लाइंट है, 5 फुट 60 इंच की है, तो ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन देख के तुम्हें लगेगा कि उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पुअर है? पुअर पोस्चर, ब्रिटल नेल्स, डल एक्सप्रेशन, वेट ऑफ 120 lb. सो देखो 58 kg इज अ अप्रोप्रिएट वेट फॉर दिस
मच ऑफ हाइट एंड 21 ईयर्स ओल्ड की गर्ल का। डल एक्सप्रेशंस तो पेन में आते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट अ न्यूट्रिशनल स्टेटस। और पुअर पोस्चर इज़ लाइक कि उसको मतलब वो उसका स्टार्टिंग से ही ऐसा चल रहा है। कई यूज़ करते हैं बैठते नहीं है ढंग से, स्ट्रेट नहीं बैठते, बैक नहीं सीधी करते, हम भी नहीं, खुद भी नहीं बैठते। सो जब हम उसके ब्रिटल नेल्स देखेंगे तो इट मीन्स उसका जो पुअर न्यूट्रिशन है वो पेशेंट का है। नेक्स्ट है द नर्स शुड रेफर द पेरेंट्स ऑफ 8 month old चाइल्ड टू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ अ चाइल्ड इज अनेबल टू। अगर हम किसी 8 month old चाइल्ड के पेरेंट को कहीं पे रेफ़र कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, कि चाइल्ड किस चीज़ में अनेबल है तो ही करेंगे, तो किस चीज़ में अनेबल होगा। स्टैंड properly without holding on to the furniture, stand alone well for a long period of time, to stop to recover an object, sit without support for a long period of time। so अगर 8 month का बच्चा, अगर आपने माइलस्टोन पढ़े हैं तो वो विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर देता है। अगर वो विदाउट सपोर्ट बैठ नहीं रहा है तो हम उसको किसको रेफ़र करेंगे, हेल्थ केयर उसके प्रोवाइडर को। बच्चा खड़ा नहीं होता 8 month का, ना ही वो स्टैंड खड़ा होता है, अकेले चलना भी स्टार्ट नहीं करता 8 month का, और वो रिकवर भी नहीं करता ऑब्जेक्ट। क्या करता है, माइलस्टोन ध्यान से पढ़ के जाना, एक आधा क्वेश्चन तो माइलस्टोन से आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट विद द हिस्टेरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मेलोड्रामेटिक एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स एंड सिचुएशन इन एन एक्सरागेटेड मैनर, द नर्स शुड रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर दिस क्लाइंट। तो एक क्लाइंट है हिस्टेरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टेरिक मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर, ठीक है, कुछ भी करेगा। मेलोड्रामेटिक है और हर एक सिचुएशन को वो बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट, एग्जैगरेटेड मतलब इनअप्रोप्रिएट और थोड़ा वायलेंटली मैनर से रिएक्ट करता है। सो नर्स कौन सी एक्टिविटी इस क्लाइंट को रेकमेंड करेगी, पार्टी प्लानिंग, म्यूजिक ग्रुप, कुकिंग क्लास या फिर रोल प्लेइंग। सो ये जो नर्स है वो इस पेशेंट को किस चीज़ में जाएगी, रोल प्लेइंग में। क्योंकि देखो रोल प्लेइंग में क्यों डालेंगे, मैं पेशेंट क्या है, हिस्टेरिक है, जब हम उसे रोल प्ले देंगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिचुएशन का, जैसे कि हमें उसे किसी सिचुएशन में रोल प्ले करने के लिए दे दिया, तो उसे पता चलेगा कि अगर ये वाली सिचुएशन में मुझे ऐसे बिहेव करना है तो वो उस चीज़ों से सीखेगा, ठीक है। जब हम किसी सिचुएशन में जाके कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं, जैसे कि अब कोई भगवान श्री राम का रोल निभा रहा है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पे हमें, अगर हमारे ऊपर संकट भी आ रहा है तो हमें कैसे बिहेव करना है। ऐसे ही हम इस पेशेंट को भी कोई ऐसा सिचुएशन में रोल देंगे जिससे उसे हर एक सिचुएशन में मैनर के साथ रिस्पॉन्ड करना आएगा। पार्टी प्लानिंग, म्यूजिक ग्रुप एंड कुकिंग क्लासेस से इसको कोई इसके मैनर्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो आप तीनों में देखो, ठीक है ना, उसका उस सिचुएशन को लेके परसेप्शन ठीक करना है तो हमें उसको रोल प्लेइंग में ही डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लाइंट इज एंटरिंग द केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट फॉर द ट्रीटमेंट अल्कोहल डिपेंडेंसी, विच ऑफ द क्लाइंट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस इन अ लॉक्ड एरिया। सो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे BFUHS में। ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं मेरे से ओनली इन 199, और गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हैं 99। पर अगर आप दोनों साथ में लेंगे तो आपको पड़ेंगे 249 के, और 249 के पैक के साथ आपको एडिशनल ऑफर में भी मैं नोट्स दूंगी जो कि BFUHS के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो लिंक है वो पिन है कमेंट सेक्शन में, आप मेरे से सीधा आके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइंट आ रहा है केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट में, ठीक है, उसका अल्कोहल डिपेंडेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है वहाँ के एरिया की केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट की जो हमें लॉक एरिया में रखनी पड़ेगी। टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, शेविंग क्रीम, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। सो आपने ध्यान दिया होगा कि जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, देखा है आपने, उसमें लिखा होता है इतने % अल्कोहल। सो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश जो है हमें लॉकर में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंट, उसे कहीं भी ये दिखेगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे कहीं भी दिखेगा तो वो पी लेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें किस में रखना पड़ेगा, लॉकर में। टूथपेस्ट में भी नहीं होता, डेंटल फ्लॉस में भी नहीं, और शेविंग क्रीम में भी नहीं लिखा होता है अल्कोहल प्रेजेंट, पर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में और हैंड वॉश में भी लिखा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लाइंट लेवल ऑफ एंग्जाइटी इंक्रीज टू डेलीबिलेटिंग डिग्री, द नर्स शुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ साइकोमोटर बिहेवियर इंडिकेटिंग अ पैनिक लेवल ऑफ एंग्जाइटी। सो एक क्लाइंट है, उसकी एंग्जाइटी जो है इंक्रीज हो रही है डेलीबिलेटिंग डिग्री पे, मतलब बहुत तेज़ी से डिग्री पे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स देखेगी जो इंडिकेट करेगी कि उस पेशेंट को पैनिक लेवल का एंग्जाइटी का अटैक आ रहा है। सुसाइड अटेम्प्ट और वायलेंस, डेस्परेशन एंड रेज, डिसऑर्गेनाइज्ड रीजनिंग, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद
रियलिटी। सो देखो, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सो उसे पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी आती है। ऐसे पेशेंट में जब इतना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू वायलेंस। वो अपनी एंजाइटी को सुसाइडल मेथड्स के बारे में सोचने लग जाता है और वायलेंस। डेस्परेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड होता है कि अगर उसे किसी इमोशनल प्रॉब्लम आई है और इमोशनली वो इस चीज़ को करेगा, कि उसको डेस्परेशन चाहिए क्योंकि वो इमोशनली करेक्टेड है। डिसऑर्गेनाइज्ड है बिकॉज उसे ओसीडी है। लूज ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी तब होता है जब हमारे को कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई माइंड थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके हिसाब से ही तुम्हें ऑप्शन टिक करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Based on the client history of violence towards the door and her inability to cope with anger, which of the following should the nurse use the most important indicator of goal achievement before discharge? तो अगर क्लाइंट की हिस्ट्री देखी जाए तो वो क्या है, वॉयलेंट है टूवर्ड अदर्स, ठीक है, अदर्स आएगा यहाँ पे डोर की जगह, और उसका कोप एंड एंगर को लेके वो कोई भी कॉपिंग एबिलिटी नहीं है उसकी। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि हमें अचीव करना है डिस्चार्ज से पहले? तो हमारे पास ऑप्शन है acknowledgement of her angry feeling, ability to describe situation that provoke angry feeling, development of a list of how she has handled her anger in the past, verbalization of her feeling in an appropriate manner. So इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, बिकॉज क्वेश्चन ईजी है, साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा आपको गोल बनाना है जो आपको डिस्चार्ज से पहले ही पूरा करना है इन चारों में से, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको आता हो और आप प्रॉपरली इसको ठीक ढंग से ही मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताएं। कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों ने मोस्टली ठीक दिया है, दैट इज़ रिपीटेड स्वेलविंग। अगर पर्सन रिपीटेड स्वेलविंग कर रहा है पेशेंट, तो इट मीन्स उसके ब्लीडिंग हो रही है इंटरनली, क्योंकि क्या होगा, जो डिस्चार्ज है नेवेट डेविएटेड सेप्टम का, वो थ्रॉट में जाएगा और उसे लगेगा कि कुछ है, तो वो कॉन्टिन्यूसली स्वेलो करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैलो। और पीडीएफ्स एंड गोल्डन पॉइंटर्स लेने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरा पिन किया हुआ लिंक पे आके सीधा मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दैट फॉर दिस वीडियो। कल रोज़ अभी वीडियो आ रही है BFHS की। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।